जोहार, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोरेन और आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो उनकी जिंदगी का सफर प्रशासनिक दुनिया से शुरू होती है और राजनीति में फिलहाल मौजूद है। जी हाँ, लोहरदगा के पूर्व विधायक सुखदेव भगत वो आज हमारे साथ इस शो में हैं, जो प्रशासनिक सेवा यानी राज्य प्रशासनिक सेवा की दुनिया छोड़कर उस सेवा से त्यागपत्र देकर राजनीति में आए और राजनीति में भी इन्होंने सफलता के परचम लहराए। आज हमारे साथ है पूर्व विधायक सुखदेव भगत। शुरुआत करते हैं नमस्कार जोहार। चलिए पुराने दिनों से ही शुरू करते हैं। जब आप स्टूडेंट थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपने वहाँ से पढ़ाई की, अच्छी डिग्रियां हासिल की और फिर अच्छी नौकरी भी हासिल की और इसके बाद फिर राजनीति की तरफ खींचे चले आए। तो वो प्रशासनिक सेवा का दौर और ये राजनीति, इन दोनों के बीच में आप खुद को कहाँ फिट ज्यादा पाते हैं? नहीं, एक चीज समझना पड़ेगा कि भारत में जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, वो प्रजातांत्रिक ढांचे में हमने डेमोक्रेसी को अपनाया है, प्रजातंत्र को अपनाया है। और मैं समझता हूं कि भारत की कोई भी व्यवस्था को आप इससे अलग, राजनीति से अलग करके नहीं देख सकते हैं। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं बहुत ही प्रतिष्ठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय से मेरी स्कूलिंग हुई। और उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया, एमफिल किया। और ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि जब मैं राजनीति में आया तो कोई बहुत प्लान करके नहीं आया था। ये कभी कभी कुछ चीज़ें लाइफ में अकस्मात भी होती हैं। और मैं एक प्रशासनिक सेवा में था। मैं पहले प्रोबेशनरी ऑफिसर था बैंक में, फिर स्टेट सर्विस डिप्टी कलेक्टर था और मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं लिया। मैं बहुत 2-3 साल में ही रिजाइन किया। और उस समय जब मैंने रिजाइन किया तो मैं कमिटेड था कि मुझे राजनीति में आना है। उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं पंखराज के नाम से फेमस है कार्तिक उरांव जी वहाँ थे। और मैंने 2 चीज़ें उनको देखी थी वहाँ पे पार्लियामेंट में। उनको मैंने देखा था, पहली बार मैं थोड़ा उनको देखा, उनको बोलते हुए। उसमें मंत्री हुआ करते थे। फिर उनके मृत्यु के बाद मैंने जो चीज़ें देखी तो मुझे लगा कि राजनीति में 2 चीज़ें हैं। अगर आप सोसाइटी के लिए अच्छा काम करते हो तो सोसाइटी आपको बहुत ज़्यादा हर फील्ड में रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन मुझे लगा राजनीति में, क्योंकि उस समय राजीव गांधी जी भी थे, वो भी आए थे, उसमें वो सिंपल एमपी हुआ करते थे, वो सारे लोगों में। और तो मैंने लगा कि ये अगर आप अच्छा काम करते हो, काफ़ी लोग आपको याद करते हैं। तो कहीं ना कहीं बाल मन में ये बातें थी। फिर बातें आई चली गई। मैंने बैंक ज्वाइन किया तो बड़ा मोनोटोनस काम लगा मुझे, मैं व्यक्तिगत रूप से अच्छा नहीं लगा। मैं वो बैंक छोड़ दिया। फिर मैंने स्टेट सर्विसेज में आया तो मुझे लगा कि नहीं, ये मैं इस फ्रेम में मुझे मेरे लगा कि मैं उस रूप में नहीं लगा कि मुझे कहीं बड़े में जाना चाहिए, बड़े कैनवास में जाना चाहिए। और इसलिए मैं बहुत ही चाहे वो स्पोर्ट्स हो, सामाजिक कार्य हो, अन्य कार्यों में मैं पार्टिसिपेट करता था। तो वो कहीं ना कहीं मुझे राजनीति में ले आई और मुझे लगा कि राजनीति के माध्यम से मैं बहुत अच्छा कुछ सोसाइटी के लिए कर सकता हूँ, लोगों के लिए कर सकता हूँ। और जिस प्रकार चीज़ें थी, मैंने लोगों को पढ़ा था, मुझे लगा कि मैं आ सकता हूँ। संजोग ऐसा रहा और मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने और विशेषकर मैं सोनिया गांधी जी ने उन्हें मुझे टिकट दिया और टिकट मेरे पे विश्वास किया। और मैंने मंत्री जी को मैं हरा के मैं इसमें पहली बार विधायक बना। और विधायक बनने के बाद क्योंकि हम विपक्ष में थे और क्योंकि एक यूपीएससी का जो पढ़ाई, दिल्ली की पढ़ाई और कुछ चीज़ें, वो अभी काम आया इसमें जब मैं विधानसभा में अपने पार्टिसिपेट करता था। और नतीजे है कि 2006 में मुझे कॉमनवेल्थ में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला विपक्ष में रहने के बाद। फिर मैंने विदेश में जिन चीज़ों को देखा, मुझे लगा कि ये एक अवसर है, इस अवसर को कैसे हम कल्टीवेट किए। और आज तो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। अब इंजॉय करने लगे होंगे। मेरा ख्याल है कि आप शायद नेतरहाट जैसे प्रतिष्ठित संस्थान या स्कूल से राजनीति में आने वाले पहले व्यक्ति होंगे, क्योंकि अब तक वो स्कूल मतलब हजारों शख्सियत पैदा कर चुका है देश में, आईपीएस, आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर। हाँ, लेकिन राजनीति वाले में आप निश्चित रूप से मैं समझता बहुत ईमानदारी से मैं स्वीकार करता हूँ कि एक सामान्य मिडिल क्लास का मैं परिवार से मैं आता हूँ। फादर नौकरी में थे
और मैं समझता हूँ कि सारे लोगों का एक है, और मैं जहाँ से मैं, क्योंकि आदिवासी में हूँ, गाँव में हूँ, सामान्य, और मैं नौकरी हमारे लिए बहुत मायने रखता था, जी। या तो कृषि या फिर नौकरी, हम लोग सरकारी नौकरी। तो पिताजी की हमारी इच्छा थी कि नेताहट पढ़ा है, दिल्ली में पढ़ा, तो ये नौकरी करेगा। और जब मैं नौकरी में मैं आया तो मुझे लगा कि मैं यूपीएससी को कम्पीट करूंगा, लेकिन लगातार मैं 4 बार इंटरव्यू दिया, लेकिन फाइनली फिर स्टेट सर्विसेज में मैं छोड़ा, मैं वहां गया नहीं। और ये मन में मेरा कहीं ना था, मैं बहुत स्वीकार करता हूं कि मुझे लगा कि यार ये तो यूपीएससी जाना चाहिए, काफी लोग हैं, तो मैं कैसे इसमें रहूं स्टेट में, यो एक कॉम्प्लेक्स अभी कहीं हो गया था। मैं आज भी स्वीकार करता हूं इसे। क्या मैं ये देख सकता हूँ कि शायद जेएनयू में रहते हुए ही आपके अंदर एक राजनीति की बीज पड़ गई होगी? निश्चित रूप से ये मैं कह सकता हूँ कि राजनीति कहीं न कहीं, क्योंकि फादर सामाजिक कार्यों में थे, नहीं सामाजिक कार्यों में था, हालांकि नौकरी में थे लेकिन सामाजिक कार्यों में थे, तो लगता है वो चीजें मैंने कैरी किया है। और ये मैं जरूर कह सकता हूँ, मैं आपके माध्यम से भी मैं सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग के द्वारा शासित होने के लिए तैयार हो, जो प्लेटो ने भी कहा है, द प्रिंस में कहा है। जी। तो मैं सारे लोगों से मैं अपील भी करना चाहता हूं कि राजनीति का मतलब केवल लीडरशिप का मतलब एमपी एमएलए बनना नहीं होता है। राजनीति एक बहुत बड़ा कैनवास है, वो हर क्षेत्र में। मैं आज के आपके माध्यम से मैं राहुल गांधी जी का मैं उदाहरण यहां देना चाहता हूं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने प्रारंभ की है, वो केवल ये प्रारंभ के राजनीति, ये केवल यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है, वो देश के संसदीय परंपराओं को बचाने की यात्रा है, लोकतंत्र को बचाने की यात्रा है, वो संविधान को बचाने की यात्रा। बिल्कुल, हम उस यात्रा पर भी आते। फिलहाल हम आपके व्यक्तिगत जीवन पर ही चीजें फोकस रखना चाहते हैं इस सेगमेंट में। बिहार में राजनीति कितनी आसान थी, झारखंड में राजनीति कितनी मुश्किल है? देखिए, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, उस वक्त झारखंड का आंदोलन का दौर था। निश्चित रूप से दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा पीछे में जाना चाहता हूं कि जब फ्रीडम स्ट्रगल की हम बात करें कि उसमें, तो जब दादा भाई नेहरू ने एक ड्रेन ऑफ वेल्थ, उन्होंने सोचा कि वहां जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो कैसे यहाँ के सारे रेवेन्यू को पंप कर दिया जा रहा है इंग्लैंड में। झारखंड में भी सारे मिनरल्स यहाँ पे हम 40% हम पूरे ऑल इंडिया में हम कवर करते हैं, मतलब रेवेन्यू का, मिनरल्स के मायने में। लेकिन जो शेयर झारखंड को मिलना चाहिए था वो बिहार से हमें नहीं मिलता था। ये रिजेंटमेंट था यहाँ के लोगों, हम फील कर रहे थे कहीं ना कहीं हमारे साथ दोयम दर्जे के हमारे साथ ट्रीट किया जा रहा है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से, अन्य बहुत सारे कारणों से। आप उस वक्त प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में बिहार में पदस्थापित थे? हाँ, निश्चित रूप से था। और हम भी ये फील करते थे कि भाई जिन चीजों को जहां हमने पहले भी मैं देखा कि लगातार आपने देखा कि पहले से ये चीजें आती थी। ये अलग बात है कि ये संघर्ष काफी लंबा रहा है, और मैं आज ये मानता हूं कि राजनीतिक रूप से हम बेसिकली अगर हम ट्राइबल की बात करें तो हम बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, हम बहुत चीजों को हम एक्सपोज नहीं कर पाते, मन में रखते हैं। लेकिन हम एक प्रवृत्ति तो है और हम चाहते हैं, संघर्ष का नाम जानते हैं। तो ये चीज संघर्ष में आया, और आज निश्चित रूप से ये जो झारखंड मिला है, ये मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि यहाँ के लोगों ने लड़ के लिया झारखंड, ये हमारा स्लोगन भी रहा है। और मुझे खैरात में या झारखंड नहीं मिला है, तो ये फील हमने किया, इसलिए फील किया कि बिहार, वो हमारे बड़े भाई के रूप में मैं मानता हूं कि बिहार के साथ हम अलग हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ जो शेयर हमें मिलने चाहिए थे, जो चीजें हमें मिलनी चाहिए थे, जो विकास के पैमाने हमारे साथ होने चाहिए थे, उसमें हम बहुत पिछड़े हुए थे। और बिहार हमसे, हमारे तुलना में वो काफी आगे था। या फिर जिस प्रकार डोमिनेटिंग नेचर होता है कि सब कुछ हमें लगता था कि चीजें हमारी है, लेकिन हमें वो शेयर नहीं मिल रहा है। तो संघर्ष का जो है वो फीलिंग्स जो है हर लोगों में ये था, और जाहिर सी बात प्रशासनिक तौर में वो फीलिंग हमारे में भी था। वो संघर्ष की फीलिंग्स जो है, लगता है आज भी झारखंड संघर्ष कर रहा है। हाँ, संघर्ष, देखे मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूं, संघर्ष झारखंड आज भी कर रहा है। आपने देखा होगा कि जो बहुत बेसिक चीज है, अगर क्योंकि देखिए मैं न्यूक्लियस में आज भी मैं ट्राइबल को मानता हूं। संख्या क्या, ये बड़ा फैक्टर नहीं है। आप कहोगे ये तो 26% केवल है, तो ट्राइबल न्यूक्लियस में मैं इसलिए मान रहा हूं कि जल जंगल जमीन की जो अगर हम बात करें, पहली बात जल जंगल जमीन की बात है, तो ट्राइबल के लिए ये कोई नारा नहीं है, ये प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, एक फर्स्ट थिंग। तो आपने देखा होगा, आप एक सोच लो कि जमीन जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, जंगल जो बहुत महत्वपूर्ण है,
अगर आप जमीन की हम बात करें, ठीक है, इतने सीएनटी एक्ट होने के बाद भी, एसपीटी एक्ट होने के बाद भी, और उनके जमीन से जिस प्रकार वो बेदखल होते जा रहे हैं, जितने जो फैलाव आ रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी कहाँ, रांची रांची के इर्द गिर्द सारे आप जगहों को देख लें, तो उनकी जो परंपरागत चीजें रही है, चाहे पहनी जमीन की बात करें, अखाड़े की बात करें, हम डाली कटारी की बात करें, महदनिया की बात करें, ऐसे कुछ की आप उठा के बात करें, तो वो सिकुड़ता जा रहा है, वो गायब होता जा रहा है। इसलिए गायब होता जा रहा है कि जो अगर सो कॉल्ड हम कहें, सो कॉल्ड जो हम प्रशासनिक जो विकास के दौड़ कह रहे हैं, उस विकास के दौर में हम अगर सो कॉल्ड में इसलिए करो विकास के दौर में हमें पीछे इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये बड़ा रिलेटिव टर्म है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस विकास के दौर में हम अपने को कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं। ये संक्रमण का फेज है। इतनी सारी संस्थाएं, राजनीतिक दल, व्यक्ति इन सारी चीजों की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है, बावजूद इस पे आपको लगता है कि कोई ब्रेक लग पाया है? कोई नहीं, दो चीजें समझना पड़ेगा। अब मानिए, एक तो देखिए, एक तो समझना ये होगा कि सारे प्रोविजंस होने के बाद भी क्या प्रशासनिक मशीनरी से ईमानदारी से वो कार्य किया? मैं रांची का केवल उदाहरण दे रहा हूं। एसएआर कोर्ट आप चले जाए, अभी तो चीजें बदल रही हैं, कितने केस लंबित हैं? जमीन वापसी के कितने केस लंबित हैं? जो भूइहरी जमीन में इतने बड़े बड़े जो हम तो पब्लिक के नाम पे हॉस्पिटल्स की बात करें, कॉलोनी की बात करें, उसने वायलेशन करने के बाद आप उसमें किया, लेकिन क्या वापस हुआ? क्या हमारा कमिटमेंट लेवल वहां कहां है? तो आप जब चीजें बढ़ती हैं तो आप कह दोगे ये तो वर्ग संघर्ष हो जाएगा, ये तो अभी कैसे होगा, नहीं होगा, कब होगा? ये एक मसला, बहुत महत्वपूर्ण मसला है ये। चलिए इस पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पर जाने के बाद, यानी ब्रेक से आने के बाद हम आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप राजनीति में भी हैं और आप प्रशासनिक पदों पर भी रहे हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम इनसे समझते हैं कि आखिर क्यों प्रशासनिक या राजनीतिक चूक मानते हैं आपसे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखदेव भगत जी हैं। प्रशासनिक कार्यों का भी इनका अनुभव है, और ब्रेक पर जाने से पहले प्रशासनिक क्षमता पर इन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं, ये जवाब भी हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या जो झारखंड की तमाम चीज़ें हैं, झारखंड की, भारत की नहीं, बिहार की नहीं, या दूसरे राज्यों की नहीं, जो झारखंड के मूल मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के झारखंड की लड़ाइयाँ लड़ी गई, झारखंड का गठन हुआ, हम उन मुद्दों को समाधान तक ले जाने में क्यों चूक जा रहे हैं? देखिए, एक चीज मैं बहुत सामान्य सी बात बता रहा हूं। एक क्या भाई, हमारी गठबंधन की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में 1932 के खतियान की बात आई। ये 32 का खतियान है क्या? एक हमारा एक नारा हुआ करता था, झारखंडियों को क्या पहचान, 1932 का खतियान। ये इस पे अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया में हो, प्रेस के में हो, चाहे मीडिया में, चाहे आम लोग हैं, कि ये एक तो ये बोला कि अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है, पहली बात ये उन्होंने कहा। दूसरी बात, इसे लोगों ने वर्ग बोल दिया कि भाई ये तो भाई आदिवासी और नॉन आदिवासी की बात है। इस प्रकार के लोगों को पिक्चर पेंट किया गया। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, ये क्या है? आइडेंटिटी है 1932 का खतियान कि झारखंड अगर अलग बना, किनके लिए झारखंड अलग बना? तो एक आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी है, मैं क्यों आइडेंटिटी है, जो हमने कहा कि भाई एक लैंड रिकॉर्ड्स को हमने आधार माना कि इसके आधार पे ये झारखंड के लोग हैं। नियोजन से इसको जोड़ा नहीं गया, लेकिन हमने एक पहले आइडेंटिटी बनाया। जिस प्रकार आइडेंटिटी बनाया, आपने देखा होगा, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, केंद्र बनी है, मुगलसराय का नाम बदल दिए हो, कलकत्ता का नाम आप बदल दिए, कोलकाता कर दिए हो, मद्रास का नाम आप चेन्नई कर दिए है, बंबई का नाम मुंबई आप कर दिए। आप नाम क्यों बदल रहे हो? जगह तो सब कुछ वही है। आप नाम बदल दो तो आपका सही हो। मैं तो अपने उन मित्रों से कहना चाहता हूं, राजनीतिक मित्रों से कहना चाहता हूं, जो 32 खतियान का विरोध किए, अगर हम अपनी आइडेंटिटी अगर हम देखना चाहते हैं इसके माध्यम से कोई आधार बना के, तो विरोध क्यों कर रहे हो? एक दूसरी बात, मैं इसलिए किस बात को कर रहा हूं, ये कोई आदिवासी और नन आदिवासी की बात नहीं है। आप चले जाओ धनबाद से लेके वो 40% जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो तो गैर आदिवासी के लोग वहां पर है। तो मेरे पास तो एक डेटा है। तो मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूं कि पहली बात को देखिए, प्रशासनिक मशीनरी जो है
आप मानिए या नहीं मानिए, ये मैंने ये फील किया कि वो प्रतिबद्धता वो नहीं है। एक जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करे, वो प्रतिबद्धता नहीं है, और ये लंबे अरसे से है। पॉलिटिशियन में है। मैं आ रहा हूं, लंबे अरसे से। देखिए, पॉलिटिशियन, हम नीति निर्धारक जरूर, हम नीतियां बनाते हैं, लेकिन कागजों पे उनको जमीन पे उतारना उनका काम है। और ये मैं जरूर आज से, मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा है, जो बीइंग मैं जब इसमें था, मैं अभी तो मैं पॉलिटिक्स में हूं, मैं प्रशासनिक पदाधिकारी, मैंने स्वयं फील किया है कि किस प्रकार फाइलों को किस प्रकार डिले किया जाता है। रेड टेपिज्म की बात होती है, लाल फीता शाही, ये बात फैक्ट है। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि एक चीज हमें बता दें, हमारे में, मैं जहां से मैं आता हूं लोहरदगा से, ये उरांव बेल्ट है, सादरी बोलने वाले, सादर बोलने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, वहां जो प्रशासनिक पदाधिकारी, उनको तो लैंग्वेज ही समझ में, उन्हें ये नहीं पता है। मैं कभी एक सर्वे हो रहा था, ये मुश्किलें तो पूरे झारखंड के अलग मैं अलग मार रहा हूं, हिस्सों सभी में, जगह कोलान की पे अलग मैं ये कर समस्या रहा हूं, है। मैं इसी पे आ रहा हूं। जी। पहली बात कि आप में आश्चर्य करेंगे कि अभी आपके पेपर में भी आया था, अगर अभी पूछा गया कि अब अबुआ ये आवाज के बारे, उनको नहीं पता, उनको पता ही नहीं अबुआ क्या वर्ड है, या क्या वर्ड डिजिट मीन, उसे पता ही नहीं था यह वर्ड क्या है। तो उन्हें, बहुत सारे लोगों को ना CNT एक्ट के प्रोविजंस के बारे में पता है, द 5th शेड्यूल के बारे में पता है, और तो और अगर हम जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में जितने डिटेल्स सुने होना चाहिए वो नहीं है, ट्राइबल सब प्लान के बारे में पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आपने देखो कि ट्राइबल सब प्लान के पैसे कितने विचलन कर दिया गया, उन्हें नहीं पता है। वो ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम वो कंप्लीट करके आ रहे हैं, क्वालिफाई करके आ रहे हैं, स्टेट लेवल पे क्वालिफाई करके आ रहे हैं। भैया हम तो हो सकता है लेमैन हो, हम तो इलिटरेट पर्सन है, पब्लिक ने हमें बनाया, ऐसा हमारे लिए तो कोई नहीं है, हमें हमारा प्रतिनिधि बनाया, हम उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें तो पता है ना, उन्हें तो नियम ही पता है। इसलिए मैंने कहा कि वो जो कमिटमेंट लेवल होना चाहिए, वो लेवल मार खाता है। एक और एक मैंने जो फील किया है, आपको लगेगा बड़ा आश्चर्यजनक, एक कॉम्प्लेक्स है, और आज भी कॉम्प्लेक्स लोगों में, कॉम्प्लेक्स किन में है, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स है उन लोगों में जो ट्राइबल को हमेशा सोचते हैं कि यार ये क्या है। आपने देखा होगा, मैं आज नाम लेके मैं कह रहा हूं, मैंने दिल्ली में मैंने देखा था, मैं अभी बड़े सांसद हैं वहां के, उन्होंने कहा अरे इस आदिवासी एरिया में भेजो। तो ये माइंडसेट है लोगों का, तो ये एक बड़ा फैक्टर है, ये बड़ा फैक्टर है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन वर्तमान में एक बड़ा चैलेंज ये है कि भ्रष्टाचारियों पर बड़े लगाम कसे जा रहे हैं। ईडी की जो कार्रवाइयां आप देख रहे हैं, अलग अलग खनन से जुड़े, जमीन घोटालों से जुड़े, क्या लगता है? देखिए, दो चीजें हैं, मैं चाहता हूं, हम लोग या हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या हम चाहते हैं भ्रष्टाचार का। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी उनके टाइम में किस प्रकार लगातार नकेल कसने का काम किया, और ये अगर RTI की बात करें तो ठीक है, उसका हमने वो किया। लेकिन दो चीजें हैं, हम समझते हैं कि चेक एंड बैलेंस हमारे संविधान में बहुत, चाहे प्रोविजन में या डेमोक्रेसी में, चेक एंड बैलेंस का प्रोविजन है। और हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको हमने बहुत स्वतंत्र निष्पक्ष रखा है। लेकिन मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, मैं आपके सामने भी बोल रहा हूं, मोदी जी की सरकार ने इसे विपक्षियों के प्रति उनका जो रवैया है, वो ये टूल को, इस एजेंसी को प्रतिशोध, उनका अपना बदला लेने की कार्रवाई में उन्हें इन्वॉल्व कर रखा है। मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूं कि लगातार आपने झारखंड में देखा हो, जिसका संबंध लगातार इशू हो रहे हैं। कुछ लोग बड़े, मैं समझता हूं, लोग कहे कि भाई इस संबंध का हम हमेशा जो कानून है उसका सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन अगर प्रेजुडिस होकर अगर कोई सरकार ये काम करे, आपने देखा होगा, मैं हर जगह की बात कर रहा हूं, मैं आपका असम के मुख्यमंत्री, उन पे इतना आरोप था, हेमंत जी पे, अजीत पवार जी का, मैं नहीं कर रहा हूं, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70,000 करोड़ के आरोपी हैं। किनके बारे? अजीत पवार जी के बारे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे। सत्यम घोटाले क्या हुआ? ईडी की फाइलें बंद कर दी जाती है, लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां ईडी इतनी एक्टिव हो जाती है, तो बड़े आश्चर्य होता है। और मैं समझता हूँ सरयू राय जी का भी बयान आपने देखा होगा। मतलब आपका कहना है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, भ्रष्टाचार के मामले में, मैंने कहा भ्रष्टाचार के मामले में बराबर। निश्चित रूप से मैं ये नहीं कर रहा, मैंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो,
लेकिन किसी को आप अगर कृत्रिम रूप में भ्रष्टाचारी बना के पेंट करके प्रेजेंट करके उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे, ये गलत है। इस प्रवृत्ति का हम विरोध करते हैं। मेरा यही कहने का मतलब है। आपने देखा होगा कि एक चीज बता दें हमें कि आखिर जो ईडी की मैं बात कर रहा हूं, ईडी अगर संवैधानिक संस्थान है तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ईडी के कार्रवाई के पहले उनका ट्वीट में कैसे पहले आ जाता कि ये कल ऐसे होगा, उसके बाद इस तरह कार्रवाई होती है। तो ये मैं आ रहा हूं इसका भी ये साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी सरकार और ये संस्थान ये मिल बैठ के प्लान करती है कि इनको तंग करना है, कि इनको क्या करना है। ये और इसलिए मुख्यमंत्री ने एक सीट खाली रखवा दिए हैं। नहीं, ये देखिए एक चीज बताता है, जाहिर सी बात है जब हम राजनीतिक या सार्वजनिक जीवन में हैं, राजनीति पॉलिटिक्स अपने आप में शतरंज की चाल होती है। तो ये क्या सोचे कि भाई हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उन्हें वो लगता है कि आदिवासी हैं तो ये बहुत सिंपल होंगे। सिंपल हो सकते हैं, सरल हो सकते हैं। तो राजनीतिक बिसात में इतने कमजोर में शिबू सोरेन जी के बेटे हैं ना, तो हर राजनीति के हर वो स्वतंत्र चाल को हम समझते हैं और हम फेस करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ और सोचा होगा, गांडे की सीट हम किस कारण से, तो बाद की चीज है, लेकिन हमने वो पूरी तैयारी कर रखी है। आप अगर लेफ्ट चलोगे तो हम लेफ्ट चलेंगे, आप राइट चलो तो राइट चलोगे। हम एक चीज जानते हैं कि हमारे हेमंत सोरेन जी ने, हमारी सरकार ने इन चीजों को देखा है। नेहरू जी की उक्ति में जरूर कहा है, द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज टू फेस इट, और हम फेस करना जानते हैं और फेस करेंगे भी। तो समन पर क्यों नहीं फेस कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? समन पर क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं उन तकनीकी चीजों को देख रहा हूं, स्पष्ट करो। हम तो चिट्ठी भी उनको लिख रहे हैं कि आप स्पष्ट करो किस मुद्दों पे आप हमसे पूछना चाहते हैं कि हमें आरोपी बनाया है। उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा, उन्हें बताएं। एक चीज है। दूसरी बात, आपने कल कैबिनेट का निर्णय देखा होगा, मैंने कहा कि हर चीज का जो प्रशासनिक रूल्स होते हैं उस रूल्स का हम फॉलो कर रहे हैं। और मैं आज भी कह रहा हूं कि ये पहले तो आज भी मैं कह रहा हूं कि देखिए, सत्ता पक्ष या विपक्ष जो है, पक्ष विपक्ष, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, संसदीय परंपरा खूबसूरती है। इसको मैं समझता तो बदले की कार्रवाई ना हो, विचारों की भिन्नता हो सकती है, लेकिन यहां तो प्रतिशोध की कार्रवाई हो रही ना, तो ये दुखद स्थिति है और राज्य को कहीं ना कहीं बाधित करने का प्रयास भी है। चलिए, एक और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आते हैं तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ हैं गेस्ट, कांग्रेस के पूर्व विधायक, प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में कांग्रेस के नेता सुखदेव भगत। 14 जनवरी से राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा शुरू कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इस यात्रा का एक पड़ाव झारखंड भी है। 13 जिलों में, 14 जिलों में राहुल गांधी की यात्रा गुजरेगी। कितनी उम्मीद और आस लगाए बैठी है झारखंड कांग्रेस? और सबसे पहले एक बात मैं बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने जो शुरू किया था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये है, सेकंड, ये दूसरा चरण की यात्रा है। हाँ। आपने देखा होगा कि 150 दिन वहां थे, आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अब मणिपुर से बॉम्बे तक ये है। और मणिपुर को हमने क्यों चुना है? आपने देखा होगा जिस प्रकार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस प्रकार मानवता का वहां पर जैसे कहा जाए नरसंहार किया जा रहा है, जो वहां पर जिस प्रकार के जो कृत्य किए जा रहे हैं, सरकार मौन है, कुछ कार्रवाई उस पर नहीं हो रही है। क्या सत्ता, हमारी जान से ज्यादा कीमत सत्ता की है वहां पे? राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी, आपने देखा होगा जो प्रथम यात्रा भी रहा, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, या जो सोशल फैब्रिक है वो तार भारतीय जनता पार्टी ने किया। फैनेटिज्म को जिस प्रकार उन्होंने बढ़ाया है, उस तो उन्होंने क्या कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये एक प्रयास रहा। आज जो न्याय यात्रा है, हर सेक्टर में, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर हो, पॉलिटिकल सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, उस सेक्टर में न्याय कैसे सुनिश्चित हो। और मैंने कहा कि ये केवल चुनाव के मद्देनजर नहीं है। राहुल गांधी जी ने अपने दायित्वों को समझा है, पर एक संजोग भी है कि चुनाव भी करीब। हाँ, ये संजोग होता है, उन्होंने अपने दायित्वों को समझा। और मुझे लगता है कि इसलिए झारखंड में वो सबसे ज्यादा दिन दे रहे हैं वो। नहीं, ये तीसरे नंबर पे हमारा 804 किलोमीटर का है। मैं आपको बता दूं, मैंने कहा कि अपने दायित्वों को समझा कि जिस दिन ये राजनीतिक दायित्व है, देश के प्रति दायित्व है, और इसलिए उन्होंने दायित्वों को समझा है। राहुल गांधी जी
कि पिताजी, मैं आज गर्व महसूस करता मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्य हूं, उनके पिताजी ने देश के लिए कुर्बानी दी है, उनके दादी ने देश के लिए कुर्बानी दी है। वो देश को बचाना चाहते हैं। देश केवल भूभाग नहीं है एक कि भाई कश्मीर से कन्याकुमारी या पूर्व से लेकर पश्चिम, या देश केवल ये भूभाग नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ के जो संविधान, यहाँ की जो संस्कृति, अनेकता में एकता, हिंद के विशेषता, संसदीय परंपरा, इन चीजों को बचाने की एक कवायद है, न्याय मिले। तो मैं समझता हूं कि इस न्याय को, इस कवायद में कांग्रेस की सीट बचेगी। देखिए मैं समझता हूं कि ये फिलहाल आपके पास सिर्फ एक सीट है, चाईबासा। एक चाईबासा मेरे पास सीट है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इसका आपने देखा होगा ऐसा, इसके देखिए दो चीजें हैं जो कंस्ट्रक्टिव काम है, इट विल टेक्स टाइम, इसमें नो डाउट, इसमें टाइम लेता है, इसमें लेगा, इसमें हमेशा मानते हैं। तो अब जब टाइम लेगा, कंस्ट्रक्टिव काम लेगा, और मैंने कहा इसका इंपैक्ट दूरगामी होता है, दूरगामी परिणाम होगा। और झारखंड में जिस प्रकार रिजेंटमेंट है, मैंने समझता कि मोदी जी के जो जुमलेबाजी है सारे लोगों ने समझ रखा है, और यहां लोगों ने मन बना के रखा। जिस प्रकार हमने विधानसभा में क्लीन स्वीप किया था, और ये लोकसभा में आने वाले समय में झारखंड की मैं बात कर रहा हूं, राहुल जी का एक परिणाम होगा। देखिए, विधानसभा और लोकसभा, इन दोनों का एजेंडा और दोनों का पैटर्न बड़ा अलग होता है। फिर भी अपर हैंड रहती है लोकसभा में बीजेपी। हाँ, ये अलग बात है कि वो विधानसभा में चूक जाती है। बस 4-5 महीनों में ही पूरा समीकरण बदल जाता है। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ हम लोग बहुत उत्साहित है कि आज हमारे प्रभारी आदरणीय मीर साहब आए, सारे लोगों से बैठक, विस्तारित वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बहुत सारे माइन्यूटली हमने दोनों लेवल पे, माइक्रो या मैक्रो दोनों लेवल पे हम लोगों ने क्या प्लानिंग हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट कैसे करें, उसके सारे हमारे गाइडलाइन हमें मिले हैं, डिस्कशन हुआ है। और मैं ये जरूर कहता हूं कि राहुल जी का आने का बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, और आगामी लोकसभा में इसका एक सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। और इंडिया गठबंधन इसमें बहुत अच्छा मैं समझता हूं कि प्रदर्शन करेगी। कहीं ना कहीं के जो चुनाव जो होते हैं वो हमारा एग्जाम होता हो, और एग्जाम में हम बहुत अच्छे मार्क्स से पास करेंगे। पिछले 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे देखिए बहुत आशा के अनुरूप नहीं आई। यानी उस यात्रा के कि जो बेहतर परिणाम आ सकते थे, वो बेहतर परिणाम भी पलट गए। छत्तीसगढ़ आपके हाथ से चली गई, राजस्थान आपके हाथ से चली गई। देखिए, दो चीजें हैं। मैं मानता हूं कि जो हम अपेक्षा किए थे वो परिणाम हमें नहीं आए। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आपको कि आपने देखा होगा कि टोटल वोट्स जो मिले हैं, भले वो जीते हैं, हमें उनसे 10 लाख ज्यादा वोट मिले हैं। टोटल जो 10 लाख, जो 8 करोड़, जो 81 लाख हमें जो वोट मिले हैं, तो ये जरूर है कि भाई आज भी गांधीवादी विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा, देश की विचारधारा, संविधान बचाने की विचारधारा, वो कांग्रेस के साथ आज भी खड़ी है, हमारे संघर्ष के साथ आज भी खड़ी है। ये अलग बात है कि सीटें हमें कम मिली है, हम वहां पर हार गए हैं, लेकिन ये जनादेश है और जनादेश का हम स्वीकार करते हैं। तो यही तो प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र की खूबसूरती है। लेकिन हमने क्या उस दुगने जोश के साथ राहुल गांधी जी ने भारत यात्रा भी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने प्रारंभ किया है, तो हम इससे विचलित नहीं होते हैं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कुछ मीडिया साथी हमसे पूछ रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा पर वो मेरा मंतव्य जानना चाहते थे। मेरी राय है, ये सवाल नहीं है, मेरी राय है कि क्या राहुल गांधी झारखंड के मुद्दों के साथ इस यात्रा में जुड़ेंगे? अगर झारखंड के मुद्दों के साथ अगर राहुल गांधी जुड़ते हैं झारखंड की जमीन पर, तो शायद इस यात्रा को हम कामयाबी की दिशा में देख सकते हैं। आपको लगता है, आप मेरी राय से सहमत हैं या आपकी राय बिल्कुल? नहीं, निश्चित रूप आपकी राय से हम सहमत हैं, क्योंकि मैंने कहा कि अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, तो जाहिर है कि झारखंड की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, अपनी चीजें हैं, अपनी यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, और मैं समझता हूँ इसलिए तो सारे लोग को इन्वॉल्व किया, इशूज क्या हमारे होने चाहिए। और आपने एक देखा होगा कि इसमें केवल आम कांग्रेस जन ही शामिल नहीं होंगे, हमने एक्टिविस्ट को भी इन्वॉल्व किया है, जो बुद्धिजीवी उनको भी हमने इन्वॉल्व किया है, जो मीडिया के साथी उनको भी हमने इन्वॉल्व किया है, उस सारे लोगों को हमने रिक्वेस्ट किया है, और उनको सारे लोग हम लोग जाएंगे। ये भारत, मैंने कहा भारत में तो सभी लोग शामिल हैं, इसलिए मैंने कहा सभी लोग शामिल हैं। हमने सबको निमंत्रण दिया है, हमने सबको आमंत्रण दिया है, और हमें तो खुशी होगी कि इस जो हमारा जो संघर्ष है, हमारी जो यात्रा है, और जितने लोग अलग अलग वर्गों से लोग आएंगे, तो इसकी खूबसूरती बढ़ेगी। और निश्चित रूप से भारत को सशक्त करने में और न्याय दिलाने में उनकी भूमिका अगर हमारे साथ होगी, सहयोगी की भूमिका उनकी रहेगी, तो हम बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे।
यानी राहुल गांधी सरना कोड के पक्ष में होंगे। निश्चित मैं आपको याद दिला दूं, राहुल गांधी यानी पेशा कानून के पक्ष में होंगे। निश्चित रूप से आपको बता दूं कि जो हमारे आपने देखा होगा जो हमारा मैनिफेस्टो था कांग्रेस का, उसमें हमारा हमने सरना कोड की बात की। मैं सरना कोड की बात इसलिए मैं आज भी कर रहा हूं, देखिए बहुत एक ये क्या है, ये भी आइडेंटिटी है। लोगों को लगता है कि क्या है कि देखिए हम प्रकृतिवादी हैं, हम प्रकृति के पूजक हैं, और हम यहाँ पर तकरीबन 7.5 पर हम करीब 12 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, 12 करोड़ से ऊपर की हमारी जनसंख्या है। जो हमसे कम है, जो लाखों में हैं, जो करोड़ों में, आपको जैन की बात करें, सिख की बात करें, बौद्ध की बात करें, उनके लिए उनकी भाई उनका धर्म क्या है, वो किस धर्म को मानते हैं, तो वो भाई कोई सिख हैं, कोई पारसी हैं, कुछ बौद्ध है, कुछ जैन है, वो ये कॉलम में वो इंगित करते हैं। हम अगर आदिवासी, हम हमारा धर्म क्या है, हमारी मान्यताएं क्या है, तो हमारे लिए कोई कॉलम ही नहीं दिया गया है। और सबसे दुखद स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, एक अदर्स से कॉलम हुआ कर, उसे भी उन्होंने हटा दिया है। तो क्या एक प्रश्न ये आता है और हमें एक फीलिंग आती है कि आदिवासी जो हम प्रकृति के पुजारी हैं, तो क्या हम जानवरों से बदतर हैं क्या? हमारी आस्था, हमारी मान्यता, उसे क्यों लोग मान्यता क्यों नहीं दे रही है? सरकार क्यों मान्यता नहीं दे रही चाहती है? एक नया सवाल उभरा है, छत्तीसगढ़ से उठा है, झारखंड भी पहुंचा है। जनजातीय सुरक्षा मंच के जरिए लिस्टिंग और डिलिस्टिंग का मसला। देखिए मैं आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, मैं समझता हूं कि अंग्रेज को सही मायने में, जब उस समय भी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम इन्होंने अंग्रेजों को साथ दिया था, आरएसएस ने साथ दिया था। तो अंग्रेजों को मैं आ रहा हूं 42 के मूवमेंट हो, उसके मूवमेंट वो अंग्रेजों को साथ उन्होंने दिया था, आरएसएस के लोग, और अपने मुख्यालय में वो ये तिरंगा भी नहीं फहराया करता था, अभी हाल के दिनों में शुरू किया है। सेम चीजों को वो कहीं ना कहीं रह गई, आज भी डिवाइड एंड रूल वो करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे आदिवासियों में विभक्त हो, आरएसएस का एजेंडा है। एजेंडा क्या है? एक चीज बता दीजिए, आस्था जो है, आस्था ये मेरी व्यक्तिगत चीज है, हम किसको माने ये मेरी व्यक्तिगत चीज है। लेकिन क्या यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, डिलिस्टिंग वो जो करना चाहते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं संविधान को देखें। कास्ट इज ए क्लोज सोसाइटी। जो हमें मिला है, हमें जो रिजर्वेशन मिला वो कास्ट के आधार पर मिला है, धर्म के आधार पर नहीं है। कल को है कोई टाना भगत भी हमारे हैं, कोई सरना में अलग अलग ये है। अगर मान लीजिए हम किसको मान रहे हैं, ये कोई सरकार तो डिसाइड नहीं करेगी ना। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता आदिवासियों में विभेद पैदा करने का, आदिवासियों में आपस में लड़ाने का, ये उनका एक षड्यंत्र, और इसके माध्यम से वो सत्ता हासिल करना चाहती है। क्योंकि पिछली बार उन्होंने देखा है कि किस प्रकार ये उनको मात्र 27 में 18 सीटों में उन्हें 2 सीटें मिली है, तो ये महसूस कर रही है। और इस महसूस करने में मैंने कहा सत्ता हासिल करने का उनका कुत्सित ये षड्यंत्र है। बड़ी तेजी से ये बात उठ रही है झारखंड में, डिलिस्टिंग के पक्ष में, डिलिस्टिंग के विरोध में रैलियां हो रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो अब राजनीतिक भविष्य पर थोड़ी चर्चा करेंगे। देखते हैं कितने अच्छे भविष्यवेता हैं सुखदेव भगत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ है कांग्रेस नेता सुखदेव भगत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। हर बार चुनाव के वक्त तक आते आते खींचतान थोड़ी बढ़ भी जाती है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रिश्ते टूट भी जाते हैं। इंडिया गठबंधन की स्थिति इस बार मजबूती से बनेगी? निश्चित रूप से आपने देखा होगा लगातार बातें चल रही है, संवाद कायम हो रहे हैं, और हर दल चाहता है कि उन्हें अगर वो जहाँ पे मजबूत स्थिति या उन्हें लगता है कि हमें ज्यादा चीजें मिले, तो कहीं ना कहीं ये चलती है। हम अपने दैनिक जीवन में भी, हम इवन सब्जी भी लेने जाते हैं तो मोल तोल करते हैं, तो क्वाइट नेचुरल राजनीतिक दल मोल तोल चलता है। और मैं समझता हूँ कि किसी किसी जगहों, विशेष जगहों पे, 1-2 जगह पे कहीं परेशानी हो सकती है। झारखंड में बहुत क्लियर हमारा अंडरस्टैंडिंग है और यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जो इंडिया गठबंधन जो जहाँ हमारी सरकार है, कांग्रेस की, जेएमएम की और राजद की है। अमूमन पिछली बार भी ऐसा देखा गया कि लेफ्ट के पार्टीज को एक भी सीटें नहीं दी गई। नहीं, देखिए इस बार भी कुछ सीट मैं समझता हूँ कि बहुत व्यवहारिक अप्रोच, मैं समझता हूँ व्यवहारिक अप्रोच है, और ये कहीं ना कहीं इस बार इंडिया गठबंधन हम चाहते हैं वो सारी सीटें जीते। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जेडीयू का दावा बनता है तो मैंने कहा कि सीटें केवल लेने के लिए नहीं,
सीटें जीतने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब आप जीतेंगे, आप उस जगह पर रहेंगे, तब कानून उस ढंग से बनाएंगे। जब हार जाएंगे तो लड़ाई जरूर हम करेंगे। आपने देखा होगा, अभी इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि जिस प्रकार हमारे माननीय सांसदों को जिस प्रकार निलंबित किया गया, जिस प्रकार निष्कासित किया, वो अपने आप पे रिकॉर्ड है। जब राहुल जी बोलते उनका माइक बंद कर दिया जाता है। सर्वोच्च पंचायत में तो हमारा ये हालत है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ड्राइविंग सीट पे रहना हमें जरूरी है, ताकि हम डेमोक्रेसी को बचा सके, हम संविधान को बचा सकते हैं, संसदीय परंपराओं को बचा सकते हैं, जमहूरियत को बचा सकते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि, और मैं तो सारे जितने भी लोग हैं, तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच, व्यवहारिक एक दृष्टिकोण के साथ, वो बहुत ही खुले मन से, बहुत ही चीजों को देखते हुए, ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए, अगर मैं समझता हूं कि सारी अगर बातें संवाद कायम हो तो एक सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। बीजेपी में आपका थोड़े दिनों की रिश्तेदारी आपकी रही भाजपा से, वो दौर, वो वक्त कैसा था? मैं समझता हूं कि ये मेरा सबसे बड़ी राजनीतिक भूल है, और मैं महसूस करता हूं कि मैं किसी पे ब्लेम तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन दुनिया की हर व्यवस्था परिस्थिति के गुलाम होता है। और आपके माध्यम से मैं यही कहता हूं, दैट टाइम आई वाज हेल्पलेस विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस। मैं यही कह सकता हूं, कहीं ना कहीं कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, और मेरी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। और आज मैं कांग्रेस का, मेरा सोनिया गांधी जी का, केसी वेणुगोपाल जी का, मैं आज भी कहूँ, उनका दिल बहुत बड़ा है, जो कि मुझे उन सारी चीज़ों को भूल के मुझे वही स्थान, वही प्रेम, वही स्नेह इस पार्टी ने हमें अभी पुनः दिया है। कई और पुराने साथी जो कांग्रेस से बाहर गए थे, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पे वापस आए हैं, लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही है। उनमें एक आप भी हैं, क्योंकि जो नई कमेटी बन रही है या प्रदेश कांग्रेस की जो टीम बन रही है, उसमें आपको नजरअंदाज किया जा रहा है? नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मुझे कहीं नजरअंदाज नहीं। जैसे मैं आया, मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी में हूँ, मैं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में हूँ। अभी मुझे जो अभी 14 जो सीटें हैं, उसके इंचार्ज मुझे लोहरदगा लोकसभा का बनाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी मुझे बहुत सम्मान दे रही है, जितना मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, वो मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, उससे ज्यादा मुझे पार्टी दे रही है। तो मुझे तो कोई शिकायत है, और मैं तो चाहता हूँ कि पार्टी में मैं जो जहां भी मुझे दायित्व, मैं दायित्व को मैं निर्वहन करूँ। लोहरदगा पिछले दिनों काफी चर्चे में रहा, चूंकि आप भी वहीं से बिलोंग करते हैं और उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी के नेता है धीरज प्रसाद साहू, राज्यसभा सदस्य हैं। एक बड़ी रकम उनके सामने, उनके घर से, उनके दफ्तर से बरामद हुई। इस पूरे प्रकरण पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? मैं एक चीज मैं थोड़ा बतला दूं कि आपने देखा होगा कि लगातार जो इनके बड़े भाई सुप्रसाद साहू जी रांची के सांसद रहे हैं, इनके फादर राय साहब बलदेव साहू, वो उनको राय साहब को उपाधि देते, एक बहुत पुराने व्यवसायी रहे हैं, और वेल नोन फैमिली जिसे कहा जाए वो माना जाता था। आज से नहीं कभी, और हर लोगों के यहाँ आना जाना रहा है। और मैं समझता हूँ कि मैं बात भी कर रहा था, आप देखें कि क्या इनकम टैक्स के जो रूल रेगुलेशंस है, कहीं ऐसा है, कोई लिमिटेशन है कि आप इतने पैसा रख सकते हो? पहली बात। एक दूसरी बात, इनकम टैक्स ने जब ये बातें नहीं कही है ये लीगल है या इलीगल है, अवैध है, कि कैसे, कौन सा पैसा है, दुख ये होता कि माननीय प्रधानमंत्री जी इतने बड़े पद में हैं, इतने जिम्मेदार पद में, उन्होंने ट्वीट किया कि ब्लैक मनी, किसने कहा ब्लैक मनी है? क्या मोदी जी, आप क्या किसी ने, इनकम टैक्स ने कहा ब्लैक मनी है, या ये कोई अवैध तरीके से लूटी हुई पैसा है? कैसे उन्होंने कहा है? तो ये मैं कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीतिक बू आती है। एक पहले मेरा ये कहना है, पार्टी ने बहुत स्पष्ट कहा, पहली बात ये पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि वो जवाब देंगे, जिनके यहां से पैसे मिले, हमारे राज्यसभा के सामान्य सदस्य हैं, वो जवाब देंगे, उन्होंने कहा है। और जब पूरी जांचों प्रांत वो सारी चीज जब क्लियर होगी, तब इस पर कोई चर्चाएं होती तो बात आती। लेकिन मैंने कहा कि इसमें भी राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जो भारतीय जनता पार्टी का जो अभी तक का जो रवैया रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उससे हम कह सकते हैं राजनीतिक षड्यंत्र की बू रही है। चलिए, एक अंतिम सवाल। कांग्रेस ने यूं तो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से अपनी दूरी बना ली है, शीर्ष नेता नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये बात आप राम भक्तों को कैसे समझाएंगे? दो बातें जाएंगे? मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आदिवासी हूं, मैं सरना को मानता हूं, मैं प्रकृति पुजारी हूं। आपने मेरे हाथ में देखा कि मौली धागा भी है, हर जगह के यहाँ पर मैं जहां पे आप देखेंगे सारी चीजों का सर्वधर्म संभव, ये कांग्रेस पार्टी का विचार है। और मैंने कहा कि धर्म ये व्यक्तिगत आस्था की चीज है,
मैं किस धर्म को मानूं, मेरी चीज है। हर लोग है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को हर लोग मानते हैं। लेकिन हमें बताएं कि अभी आपने देखा कि 4 शंकराचार्य जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है धर्म और सनातन धर्म के मानने, चारों ने इसका बहिष्कार किया है। और ये मैं बता रहा हूं कि जो सनातन परंपरा है, हिंदू धर्म की जो परंपरा है, खंडित मंदिर का खंडित तरीके से उसका कभी भी पूजन नहीं होता है। पहली बात ये राजनीतिक रूप से ये क्योंकि चुनाव है, ये मोदी जी ने, उनकी पूरी टीम ने, आरएसएस की और मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के ने इस पूरी चीज को, आस्था की चीजों को उन्होंने राजनीतिकरण कर दिया है। और मैंने समझता हूं कि राम तो सबको दिलों में मस्त है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, उनके लिए ये आडंबर क्यों? और मैं समझता हूं कि जब हमारे चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं तो मैं समझता हूं तो लज्जा आनी चाहिए। वो कर क्या रहे हैं? पूरा निर्माण होता, प्रॉपर वे में सारी चीजें आती, और ये चीजें, ये राजनीतिक चीजें नहीं, ये धार्मिक चीजें हैं, धार्मिक परंपराओं की चीज है, आस्था की चीज है। तो अगर मैं समझता हूं कि वो लोग करते जो हमारे शंकराचार्य है तो हमें भी खुशी होती। और मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी इन चीजों को देख रही है, समझती है। और मैंने कहा कि आरएसएस और ये राजनीतिक चीज का जो प्रोपेगेंडा है और चुनावी हथकंडे हैं और आस्था में जहां करना, वो लोग धर्म के मर्म को नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने क्या धर्म में राजनीति का प्रवेश कराया है। राजनीति में धर्म का एक पार्ट होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर धर्म को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, वो 2024 को चुनाव देखना चाहते हैं। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जिस प्रकार अगर कुत्सित मंत्र से, कुत्सित विचार से अगर ये वो कार्य कर रहे हैं तो निश्चित भगवान राम इन्हें, भारतीय जनता पार्टी को, वो वनवास में जरूर भेजेगी। मैं जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि उनके नियत में खोट है। नियत में अगर खोट है, मैं जरूर ये कहना चाहूंगा। वनवास खत्म होगा कांग्रेस का? निश्चित रूप से हमारा वनवास खत्म होगा। और हमने ये कहा कि हम तो संघर्ष में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल। और ये संघर्ष की एक तस्वीर पहले भी दिखी थी और दूसरी भी दिखने वाली है, जो 14 जनवरी से राहुल गांधी एक लंबे सफर पर फिर निकलने वाले हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, इस बातचीत के लिए। बहुत बहुत जोहार। तो आप देख रहे थे, सुन रहे थे सुखदेव भगत को, जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और कांग्रेस के फिलहाल कद्दावर नेताओं में एक माने जाते हैं। कांग्रेस के लिए नई ऊर्जा और नई सीटों की संभावनाओं के साथ पार्टी काम कर रही है। हमारी शुभकामनाएं आने वाले चुनाव के लिए इस पार्टी के लिए। लेकिन फिलहाल दीजिए इजाजत, अगली बार किसी और शख्सियत के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।